नमस्कार दोस्तों, मैं सैल वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की प्रमुख नदियां। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियां। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, ठीक है ना। तो दोस्तों चलते हैं आज किस टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों के अंदर पहली है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। ऐसी नदियां जो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है, विसर्जन करती है, वो नदियां कौन कौन सी हैं उनको अपन देखेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, वो नदियां इसके अंदर आती है, ठीक है ना। और तीसरी प्रकार की जो नदियां हैं वो हमारी है अंतः प्रवाही नदियां। वो नदियां कौन सी है? अंतः प्रवाही नदियां, यानी ऐसी नदियां जो न तो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और न ही अरब सागर के अंदर अपना जल छोड़ती हैं, जबकि ये नदियां जो है हमारे भूमि के गर्भ के अंदर अंतः यानी अंदर ही बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। ऐसी नदियों को अंतः प्रवाही नदियां कहते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम के अंदर हमारे जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से आता है कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? निम्न में से अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? या निम्न में से अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? या निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को इस क्वेश्चन को तैयार करना होगा। सबसे पहले अपन को यह पढ़ना होगा कि अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और अंतःप्रवाही नदियां जो जमीन के अंदर ही अंदर बहती हैं, ऐसी नदियां कौन कौन सी हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं, और आप इस ट्रिक के माध्यम से यदि इसको पढ़ते हैं तो दोस्तों आप कभी भी जीवन भर भी नदियों को भूलने वाले नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो अफवाह तंत्र, बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का जो अफवाह तंत्र का जो प्रतिशत है वो कितना परसेंट है? 60.2%। यानी बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का अफवाह तंत्र का जो प्रतिशत है वो 60.2% है, जबकि अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों का अफवाह तंत्र का प्रतिशत 17.1% है, जबकि अंतःप्रवाही नदियों का अफवाह तंत्र कितना परसेंट है? 60.80% है। तो दोस्तों, आपको प्रतिशत ध्यान रखना है कि अरब सागर में जल ले जाने वाले अफवाह तंत्र का कितना परसेंट है? 17.1, ठीक है ना। बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाले अफवाह तंत्र का प्रतिशत कितना है? 60.2, और अंतःप्रवाही नदियों के अफवाह तंत्र का प्रतिशत है 60.80%, ठीक है। अब अपन देखते हैं बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का ट्रिक, किस प्रकार से इनके नाम याद रखेंगे, जो कि एग्जाम के अंदर अपन कभी भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए, बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का ट्रिक है बचे खाबा का बेगपा। बचे खाबा का बेगपा, बच खाबा का बेगपा। तो देखिए, वैसे बना हमारा बनास। वैसे क्या बन गया? बनास। जैसे चंबल, जैसे चंबल, खा से खारी, ठीक है ना। बा से बाण गंगा, का से काली सिंध, बे से बेड़च, ग से गंभीरी, और पा से पार्वती। अब दोस्तों, अगर एग्जाम के अंदर अपन से पूछा जाए कि निम्न में से बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, या निम्न में से बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, और वहां पर आपको ऑप्शन के रूप में बनास, चंबल, खारी, बाणगंगा ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। तो अपन को ध्यान रखना है दोस्तों, बच खाबा का बेगबा। सबसे पहले अपन को इस चीज को क्लियर करना होगा कि कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है, और कौन सी नदी
अंतःप्रवाही नदी है। ये चीज अपन को क्लियर हो जानी चाहिए। हर कंपटीशन के अंदर इनमें से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जब अपन पिछले गत वर्ष जो एग्जाम्स हमारी संपन्न हुई है उनका अगर पिछला पेपर अगर अपन उठाकर देखते हैं पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन को नदियों से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों का ट्रिक किस प्रकार से है। देखिए, लूमा सासू सोजाजो, लूमा सासू सोजाजो। तो दोस्तों अपन को क्लियर याद हो गया। देखिए, लू से क्या हो गया लूनी, लू से क्या हो गया लूनी, माँ से माही, सा से साबरमती, सू से सूगड़ी, सो से सोम, जा से जाखम और जो से जोजड़ी। दोस्तों एक दोबारा अगर अपन ट्रिक को इस तरीका से बोलते हैं लूमा सासू सोजाजो, आपको क्लियर हो जाएगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ट्रिक है लूनी, माही, साबरमती, सूपड़ी, सोम, जाखम और जोजड़ी। तो इस तरीके से दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ये ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अंतःप्रवाही नदियां, ऐसी नदियां जो हमारे भूगर्भ के अंदर प्रवाहित हैं, जो अंदर ही अंदर बहती हैं, उन नदियों का ट्रिक है काका साग में बारू, काका साग में बारू। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर का से क्या बन गया हमारा काकने, का से क्या बना काकने, का से कांतली, सा से साबी, घ से घग्गर, ठीक है ना, मे से मेंथा, बा से बांडी, रू से रूपनगढ़, रू से क्या बना रूपनगढ़, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो रू से रूपनगढ़ और रू से रूपा रेल। तो दोस्तों अपन को इस प्रकार से याद हो गया होगा कि अंतःप्रवाही नदियों का ट्रिक है काका साग में बारू, काका साग में बारू। का से काकने, का से कांतली, सा से साबी, घ से घग्गर, मे से मेंथा, बा से बांडी, रू से रूपनगढ़ और रू से रूपारेल। तो इस तरीके से दोस्तों अपन को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंतःप्रवाही नदियों का ट्रिक जो है याद हो गया होगा। अच्छी प्रकार से आप इनको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आप, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाओगे कि निम्न में से अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, या निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों अब अपन देखते हैं, सबसे पहले आज पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बनास। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बनास नदी को। दोस्तों बनास नदी को वन की आशा, वन प्लस आस, बनास यानी वन की आशा के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से या वर्णाशा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। बनास की लंबाई कितनी है 480 किलोमीटर। दोस्तों ये लंबाई नदियों की क्लियर नहीं है, यानी लगभग मानी जाती है। कितनी मानी जाती है लगभग। आगे देखिए उद्गम। दोस्तों प्रत्येक नदी का उद्गम और उसका प्रवाह किन किन जिलों के अंदर, यानी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस जिले से होता है, किस स्थान से होता है, आपको उस स्थान का नाम और उस जिले का नाम याद रखना है। इसके अलावा वो नदी किन किन जिलों में होकर के बहती है वो अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी चीज हमें कि उस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो ये दो तीन चीजें। इसके अलावा उस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो ये सारी चीजें अपन को क्लियर करके चलना है। तो देखिए बनास नदी का उद्गम राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कौन से जिले से होता है राजसमंद जिले से, और राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास में पड़ता है ये। और कौन सी पहाड़ी है खमनोर की पहाड़ी। दोस्तों आपको पहाड़ी का नाम याद रखना है कि बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से होता है। आगे देखिए प्रवाह। इस नदी का प्रवाह, जैसे इस नदी का राजसमंद से उद्गम हो जाता है तो आगे कौन कौन से जिलों में दोस्तों ये वो बहती है उसका ध्यान रखना अपन को। तो उसका अब मैंने एक ट्रिक बनाया है और ट्रिक को आप देखिए रांची भी अटोस, रांची भी अटोस। यानी आपको ध्यान रखना है कि बनास, लूनी और चंबल
ये 3 नदी हमारी 6-6 जिलों में होकर के बहती है। तो इन 6 जिलों के नाम याद रखना है अपन को कि ये बनास जो है हमारी राजसमंद जिले में इसका उद्गम होता है। कौन से जिले से होता है? राजसमंद से। और राजसमंद के बाद ये कौन से जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ के बाद ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर होकर के ये नदी बहती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है और ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर इन 6 जिलों के अंदर बहती है। आपको संबंधित जिले का नाम भी याद होना चाहिए कि निम्न में से बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र किस किस जिले में होकर के गुजरता है। आगे देखिए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, यानी ये नदी जो हमारी बनास नदी है पूरी तरीके से 480 किलोमीटर जो है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा यह भी बनता है कि पूरी तरीके से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हमारी नदी है बनास नदी और लगभग 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्णतः बरसाती नदी भी है। तो दोस्तों लूनी और बनास हमारी बरसाती नदियां भी है, यानी ये बरसात के ऊपर निर्भर करती है। तो पूरी तरीके से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी और पूर्णतः बरसाती नदी कौन सी नदी है? बनास नदी है। आगे देखिए, सहायक नदियां अपन को ध्यान रखना है बनास की सहायक नदियों के। तो उसका आपको ट्रिक याद रखना है कि बे में मोका को सोखा माडा ढी, बे में मोका को सोखा माडा ढी। दोस्तों बे में, और यहाँ पर मैंने एक योजक चिन्ह लगाया हुआ है। दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि दाईं तरफ से, यानी ये जो हमारी नदी है बनास, इसके दाईं तरफ से बेड़च और मेनाल इसके अंदर क्या होती है? साय मिलती है। कौन कौन सी नदी? बेड़च और मेनाल तो इसके दाईं तरफ से मिलती है, यानी बेड़च और मेनाल ये तो कौन सी साइड से मिलती है? दाईं तरफ से। और बाकी जो नदी हमारी है वो बाईं तरफ से इनका इसमें मिलान होता है, यानी ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं इसकी बनास की। तो बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है इसके अंदर? मोरेल, का से हो गया कालीसील, को से कोठारी, सो से सोहादरा, ठीक है ना, खा से खारी, माँ से मासी और डा से डाई और ढी से ढील, यानी मोरेल, कालीसील, कोठारी, सोहादरा, खारी, मासी, डाई और ढील ये नदी हमारी बाईं तरफ से मिलती हैं, जबकि बेड़च और मेनाल जो है दाईं तरफ से मिलती है। दोस्तों अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि बनास नदी के अंदर दाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? बेड़च और मेनाल, और बाकी अपन को बाईं तरफ से मिलती है, इसका ध्यान रखना है। आगे देखिए कि बीसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? किस नदी पर बना हुआ है ये? तो दोस्तों बीसलपुर बांध जो है बनास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर, और टोंक जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे बनास नदी से संबंधित फैक्ट। अब अपन आगे अगली नदी देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं आगे बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों में चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी के उपनाम है कामधेनु, चर्मणवती, नित्यवाही नदी। दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि कामधेनु के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे चर्मणवती और नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अपन ने पहले देखा बनास नदी के अंदर कि सबसे पहले उसका उद्गम, उसका प्रवाह और उसकी सहायक नदी, ये 3 चीजें अपन विशेष तौर से देखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले चंबल नदी का उद्गम देखते हैं। दोस्तों चंबल नदी का जो उद्गम है, उत्पत्ति जो इसकी होती है वो कहां से होती है? जनाबाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। आपको पहाड़ी का नाम याद रखना है और जिले का नाम याद रखना है। अब देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र, यानी जैसे मध्य प्रदेश से और ये राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक स्थान है चौरासीगढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थान का नाम क्या है? चौरासीगढ़, और उसमें राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों प्रवाह राजस्थान के अंदर किन किन जिलों में बहती है उसका ट्रिक मैंने बनाया यहाँ पर कि चित्त को बूंद सवाई कर धोले, चित्त को बूंद सवाई कर धोले। तो इससे आपको
जो चंबल नदी है जो राजस्थान के अंदर बहती है, वो सारे जिले आपको याद रहेंगे कि दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है, जरापाव की पहाड़ी से, और राजस्थान में चित्त से हो गया हमारा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, और स्थान का नाम है चौरासीगढ़। और यहाँ पर सबसे पहले चंबल नदी जो है राजस्थान में एंट्री होती है, इसकी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़ के बाद में कौन से जिले में जाती है? कोटा। कोटा के बाद में बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी 6 जिलों के अंदर चंबल, लूनी और बनास, ये हमारी जो 3 नदियां हैं वो कितने जिलों में बहती हैं? 6 जिलों के अंदर बहती हैं। ये प्रत्येक नदी 6-6 जिलों के अंदर बहती है। तो दोस्तों अपन को जिलों के नाम याद रखना है कि वो जिले हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आपसे अगर एग्जाम के अंदर जिले का नाम पूछ लिया जाए तो आप लोग कभी भी नहीं भूल पाओगे। चित्त को बूंद, सवाई कर धौल है। तो इस तरीके से अपन को याद रखना है। आप देखिए चंबल नदी 3 राज्यों में, यानी मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है, फिर ये राजस्थान में रहती है। राजस्थान में धौलपुर के बाद में जैसे धौलपुर आता है हमारा पूर्वी भाग के अंदर, तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर इसका विसर्जन हो जाता है। आगे देखिए चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? ये दोस्तों 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और ये प्रश्न भी हमारा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आप ध्यान देंगे चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अब आगे देखिए सहायक नदियां, बहुत ही मोस्ट चीज है ये कि आपको चंबल नदी की सहायक नदियों का ट्रिक याद रखना है, और ट्रिक से सारी नदियों को आप याद रखेंगे। दोस्तों चंबल की सहायक नदियों का ट्रिक है कि चंबल, तो चंबल से बन गया हमारा कि चंबल की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं अपन। चंबल आपका बापा को मेज बना, चंबल आपका बापा को मेज बना। तो इससे दोस्तों आप प्रत्येक नदी का नाम याद रखेंगे। चंबल की सहायक नदी पढ़ रहे हैं अपन। आ से क्या हो बन गया? आलनिया, पैसे परवन, कासे काली सिंध, ठीक है ना, कासे काली सिंध, और बा से हो गया बामनी, पा से पार्वती, कू से क्या हो गया दोस्तों? कुराल, मे से बन गया मेज, और बना से बनास। मेज और बनास ये हमारी सहायक नदियां किसकी है? चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों का ट्रिक है चंबल आपका बाबा को मेज बना। तो ये सारी नदियां अपन ध्यान रखेंगे कि निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। दोस्तों किसी प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग अच्छी प्रकार से इनको पढ़ लेंगे। और अब चलते हैं आगे, अगली नदी देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों खारी नदी, और ये बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। दोस्तों इसका उद्गम राजसमंद में देवगढ़ तहसील के बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों आपको गांव का नाम और पहाड़ी का नाम और संबंधित जिले का नाम याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर कई बार छोटी छोटी चीजों को पूछ लिया जाता है। तो उद्गम खारी नदी का राजसमंद जिले के अंदर देवगढ़ तहसील और बिजराल गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, खारी नदी का। आगे देखिए अगली नदी का नाम है बाणगंगा। दोस्तों बाणगंगा के उपनाम है अर्जुन की गंगा, तीर गंगा और ताला नदी। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए अर्जुन की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बाणगंगा का ही एक उपनाम है ये। आगे देखिए इसका उद्गम कौन से जिले से उद्गम होती है ये। दोस्तों उद्गम इसका है जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से। जयपुर जिले के अंदर बैराठ की पहाड़ियों से इस बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, अपन को ध्यान रखना है। आगे देखिए प्रवाह कौन कौन से जिलों में बहती है ये। बाणगंगा जयपुर, दौसा और भरतपुर, 3 जिलों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है, 3 जिलों के अंदर ये बहती है। अब आगे देखो इसकी सहायक नदियां। बाणगंगा की सहायक नदी यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे कि गुमटी, नाला, सूरी, पलोसन नदी, पलोसन या पलासन, गुमटी, नाला, सूरी, पलोसन
ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? बाणगंगा की सहायक नदियां हैं। तो अपन को सहायक नदियों के नाम भी ध्यान में रखना है। तो बाणगंगा का उद्गम जयपुर जिले के अंदर बैराट की पहाड़ियों से होता है। जयपुर, दौसा, भरतपुर 3 जिलों के अंदर ये बहती है। और गुमटी, नाला, सूरी, पलोसण ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखिए काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, इसका उद्गम देवास यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। ये स्थान देवास मध्य प्रदेश की बागली गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बता दिया कौन से गांव की पहाड़ी है, बागली गांव की पहाड़ी है। और राजस्थान में ये झालावाड़ जिले में रायपुर के निकट एक बिंदा गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान में कौन से जिले में बहती है? झालावाड़ जिले के अंदर। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, बागली गांव की पहाड़ियों से। और राजस्थान में मात्र एक जिले में, झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। रायपुर के निकट है बिंदा गांव और यहीं पर यह बहती है, इस जिले के अंदर। आगे देखिए अगली नदी। आगे देखिए दोस्तों बेड़च नदी। और बेड़च नदी का उपनाम है आयड़ नदी। यानी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा है किस नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आयड़ नदी किसका उपनाम है? बेड़च नदी का, आप ध्यान रखेंगे। और इसका उद्गम होता है उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से। उदयपुर जिले के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दोस्तों पहाड़ियों के नाम, क्योंकि सारी नदियों की उत्पत्ति जो है किससे होती है? पहाड़ियों से होती है। तो अपन को इन पहाड़ियों के नाम ध्यान में रखना है। तो उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। और बीगोद, भीलवाड़ा के अंदर बनास, मेनाल और बेड़च 3 नदियों के संगम स्थल को त्रिवेणी कहते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछा है इसको कि कौन कौन सी नदियों का बीगोद के अंदर किन किन नदियों का संगम स्थल है? तो यहाँ पर बेड़च, बनास और मेनाल 3 नदियों के संगम स्थल को, मिलान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। आगे देखिए चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव। चित्तौड़गढ़ के गांव का नाम क्या है? अप्पावास गांव। और इस गांव के निकट बेड़च नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है गोसुंडा बांध। क्या नाम है? गोसुंडा बांध। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोसुंडा बांध किस नदी पर बना है या कहां पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी नदी है? बेड़च नदी। और बेड़च नदी पर ही गोसुंडा बांध जो है बना हुआ है। अगली नदी का नाम है गंभीरी नदी। अगली नदी कौन सी है? गंभीरी। दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहती है, मात्र एक जिले के अंदर। और ये बेड़च नदी की सहायक नदी है गंभीरी नदी। आगे देखेंगे पार्वती नदी। दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्य पर्वत है उसकी श्रेणी में जो सीहोर क्षेत्र है उससे इसका उद्गम होता है पार्वती नदी का। और राजस्थान में ये प्रवेश 12 जिले के अंदर करियाहाट के निकट छतरपुरा गांव में इसका प्रवेश होता है। तो दोस्तों अपन को गांव का नाम ध्यान रखना है कि 12 जिले के अंदर हमारा जो 12 जिला है वहां पर ये राजस्थान प्रवेश करती है छतरपुरा गांव में। और मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं। पार्वती की सहायक नदियां लासी, बरनी, बैतली, अंधेरी, रेतड़ी, दूराज और विलास। दोस्तों यदि एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि लासी, बरनी, बैतली, अंधेरी ये किसकी सहायक नदी है ना? तो अपन को ध्यान रखना है पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह के दोस्तों आज अपन ने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको नदियों का ज्ञान अच्छी प्रकार से हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाते हैं, आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी सफलता के लिए। तो दोस्तों आपका दायित्व बनता है कि वीडियो देखने के बाद उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।